अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। जमात दहम का तीसरा सबक कफ़ारा आज हम पढ़ेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना है। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल को कई बार जिगरदोज यानी कि सीना चीर देने वाले सानेहात यानी हादसात के सुनने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उनका चेहरा कभी इतना जर्द और दिल कभी इतना पामाल यानी इतना उदास नहीं हुआ था जितना वो सरकारी लिफाफा खोलकर हुआ, जो एक दिन 10 बजे दफ्तर आते ही उन्हें मिला। लिफाफा हाथ में लिए वो कई मिनट तक सकते के आलम में यानी कि ऐसे बिल्कुल ट्रांस के हालत में खड़े रहे, गोया सारे हवास यानी उनकी तमाम सेंसेस मफलूज हो गए हों यानी कि पैरालाइज हो गए हों। गोया दुनिया उनकी नज़रों में तारीक हो गई हो। दुनिया तारीक हो जाना यानी कि सब कुछ अंधेरा हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना। बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने पेंशन ले ली थी यानी वो रिटायर हो गए थे, और इस लिफाफे में नए सेक्रेटरी के तकर्रुर का यानी नए सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का हुक्म था। इस नए तकर्रुर पर बाबू साहब की सूरत इतनी मुतगैर हो गई थी यानी कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने सबूत चंद जो है ये दूसरा कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर जो है वो मदारी लाल है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो सबूत चंद्र है। तो सरकार ने सबूत चंद्र को इस ओहदे पर मामूर किया था यानी इस ओहदे पर इस डेजिग्नेशन पर लगाया था, और सबूत चंद्र वो शख्स था जिसके नाम से ही बाबू मदारी लाल को नफरत थी। वो सबूत चंद्र जो उनका हमजमात था, जिसे जिक देने के लिए यानी जिसे तकलीफ़ देने के लिए उन्होंने बारहा यानी कई दफ़ा कोशिश की और हमेशा नाकाम रहे, वो आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सबूत चंद्र की बहुत दिनों से कोई खबर ना मिली थी। वो लड़ाई में शरीक होकर बसरा चला गया था। बसरा इराक का एक शहर है। बाबू साहब ने समझा था वो वहीं मर गया होगा, मगर आज वो सेक्रेटरी हो गया और मदारी लाल को उसकी मातहती में यानी उसके नीचे काम करना पड़ेगा। इस जिल्लत से यानी इस बेइज्जती से तो मौत दर्जा यानी कई गुना बेहतर थी। यकीनन सबूत को स्कूल और कॉलेज के वाक़यात याद होंगे। मदारी लाल ने उसे स्कूल से निकलवाने के लिए कई बार साजिशें की, गलत इल्ज़ाम लगाए, बदनाम किया। क्या सबूत वो सारी बातें भूल गया होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो आते ही आते इंतकाम लेने की यानी बदला लेने की कोशिश करेगा, और मदारी लाल की को जाँ बुरारी यानी कि अपनी जान बचाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। तो इसमें दर हकीकत मुसन्निफ़ हमें ये बताना चाह रहा है कि इंसान को ज़िंदगी में किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो आपके लिए भी एक सबक है कि क्लास वाले उसको तंग न किया करें। हो सकता है कि आप अभी जिसको तंग करते हैं, जिसको आप क्लास में बुली करते हैं, कल को वही आपके ऊपर अफसर बन के आ जाए। मदारी लाल और सबूत दोनों एक ही दिन में एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे, और उसी दिन मदारी लाल के दिल में हसद की यानी जलन की, जेलसी की आग मुश्तइल हो गई थी यानी कि उसके दिल में जेलसी की आग जल गई थी। सबूत का कसूर सिर्फ यही था कि वो मदारी लाल से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा हाजिर जवाब और ज़्यादा खंदा पेशानी क्या होता है यानी कि अच्छे इखलाक का हामिल था यानी कि अच्छे इखलाक रखता था, और मदारी लाल ने उसका कसूर कभी माफ़ नहीं किया। यानी वो जेलसी फॉर द सेक ऑफ जेलसी। जब सबूत डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी लाल फेल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तब उसे कदरे इत्मीनान हुआ। जब मालूम हुआ कि सबूत बसरा जा रहा है, तब मदारी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नजर आया था यानी कि हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई थी। उस उनके दिल से वो देरीना खलिश यानी कि वो पुरानी जो खलिश थी, पुरानी जो एक साड़ थी, पुरानी जलन थी, वो निकल गई थी। मगर वाय नाकामी का मतलब है हाय अफसोस। आज वो पुराना नासूर यानी पुराना ज़ख़म सद गुना यानी कि 100 गुना सोजिश और तपिश के साथ खुल गया। यानी कि वो पुराना ज़ख़म जो था वो 100 गुना ज़्यादा बढ़कर, ज़्यादा ख़राब होकर वो ज़ख़म दोबारा खुल गया था। यानी कि पुराना ज़ख़म ताज़ा हो गया था। आज उनकी किस्मत सबूत के हाथ में थी, और मदारी लाल को ऐसा मालूम होता था कि वो दरिया में बहे जा रहे हैं। दरिया में बहे जा रहे हैं यानी कि वो एक शदीद ख़तरे की हालत में हैं। जब ज़रा अवसान बजा हुए यानी जब उनके होश बहाल हुए, तो मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग ज़रा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सबूत चंद्र वो आदमी नहीं जो गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। यानी उसने फ़ौरन ही अपने उस दोस्त के बारे में, एक दोस्त तो नहीं था, क्लास फेलो था, उसके बारे में उसने बैड माउथ करना स्टार्ट कर दिया। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त आदमी है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन ही में मालूम हो जाएगा। मैं क्यों अपनी ज़ुबान से किसी की शिकायत करूं?
बस आगाह कर दिया, यानी आपको वार्न कर दिया कि ज़रा हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा, हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा, यानी कि ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। आदमी लायक है मगर इंतहा दर्जा गुस्सावर यानी कि गुस्से वाला, नहायत मगरूर यानी बहुत गुरूर वाला, और बद मिजाज यानी कि बुरे मिजाज वाला। खुद हज़ारों हजम कर जाए और डिकार तक न ले, क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा करप्शन करे, मगर क्या मजाल कि क्या किसी की ज़रूरत कि कोई मातहत कि कोई उनका कोई सबॉर्डिनेट एक कोड़ी यानी कि एक खोटा सिक्का भी हजम कर पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए, ईश्वर खुदा को बोलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि रुख्सत लेकर घर चला जाऊँ, कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त हाजिरी बजा लानी होगी कि दोनों टाइम पे आपको जो है वो अटेंडेंस लगवानी होगी। आप लोग आज से दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुल्फ लाएगा, कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपड़ासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना होंगे। ठीक है, दर्शन मतलब कि उनकी यहाँ पर चपड़ासी जो हैं उनको तो दफ्तर में शायद आने भी ना दिया जाए। इस तरह सारे दफ्तर को सबूत की तरफ से बदजन करके, यानी कि उनके लोगों के दिलों में उसके हवाले से बुरी बातें डालकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। सबूत चंद्र उसके एक हफ्ते बाद गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बोर्ड के सारे अमले को हाजिर पाया। सब उनका इस्तकबाल करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सबूत लपक कर यानी कि दौड़ कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे? ओ, आज 10 साल के बाद मुलाकात हुई, कहाँ हो अब? तो मदारी लाल बोले, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ, आप खैरियत से तो हैं? सबूत, अजी मेरी ना पूछो, बसरा फ्रांस और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा, यानी कि कहाँ कहाँ फिरता रहा। तुम दफ्तर में हो ये बहुत अच्छा हुआ, मेरी तो समझ में ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मेरे लिए ये काम बिल्कुल नया है, कुछ तजर्बा ही नहीं। जहाँ जाता हूँ मेरी खुश नसीबी मेरे साथ जाती, मेरी खुद नसीबी मेरे साथ जाती है। बस यानी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे नसीब अच्छे होते हैं। बसरा में सारे अफसर खुश थे। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना डाला और सब उड़ा दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों तक दफ्तर में मटर गश्त करता रहा, यानी कि बस दफ्तर में फ्री फिरता रहा। यहाँ आया तो तुम मिले। क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन है? तो मदारी लाल के दिल पर बर्छियां सी चल रही थी, यानी कि उसका दिल जो था वो कटा जा रहा था। जालिम 50,000 रुपये बसरा से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी ना जमा कर सके। तो मदारी लाल बोले कि ये लोग बोर्ड के क्लर्क हैं, सलाम को हाजिर हुए। सबूत ने उन सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोले, आप लोगों ने ना हक तकलीफ़ की, कि आपने बिला वजह तकलीफ़ की। बहुत मशकूर हूँ कि मैं आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप साहिबान को मुझसे शिकायत का कोई मौका ना मिलेगा। मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए। आप सब मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरखरू हूँ, यानी मैं भी कामयाब हूँ। आपके हेड क्लर्क साहब ने तो मेरे पुराने आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने रफ़ीक यानी मेरे पुराने दोस्त और लंगोटिए यार हैं। लंगोटिया यार को ना चढ़ी बड़ी कि यार ये तो जो आपका जो हेड क्लर्क है ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अब यहाँ आप देखें कि जो मदारी लाल है वो उसके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कर रहा है और वो कितने पॉजिटिव वे में उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एक चर्ब जबान, यानी कि चर्ब जबान वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। एक चर्ब जबान क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, कि हम तो जी आपके नौकर हैं। हत्तल इम्कान के जितन जहाँ तक हो सका, हत्तल इम्कान तो जनाब को शिकायत का कोई मौका ना देंगे, मगर तकाज़ा बशरी से, कि मतलब इंसान होने के नाते अगर कभी साहब हो जाए यानी कोई गलती हो जाए तो हुजूर भी अजराह सरपरस्ती यानी कि हमारे सरपरस्त होने की हैसियत से चशम पोशी फरमाइएगा, यानी कि दरगुजर फरमाइएगा। कि मतलब वो कहने लगा कि जी हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन हम भी इंसान हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप बीइंग अ हेड जो है वो हमें लेट गो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। सबूत सबूत बोलता है कि यही मेरा उसूल है, हमेशा यही उसूल रहा जहाँ रहा। मातहतों के साथ यानी अपने जो नीचे वाले लोग होते हैं उनके साथ दोस्ताना बर्ताव रखा, यानी अच्छा रवैया रखा। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोब कैसा और हुकूमत कैसी? मतलब उसने कहा यार मैं भी गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, आप भी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तो फिर मेरा आपके ऊपर रोब डालने का कोई तुक नहीं बनता। हाँ, हमें नेक नियति और तनदही से यानी कि पूरे तरीके से पूरे इंसाफ के साथ खुलूस के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। जब सबूत से रुखसत होकर अमले वाले दफ्तर चले गए तो आपस में बातें होने लगीं। आदमी तो अच्छा मालूम होता है, हेड क्लर्क के बयान से तो मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। मतलब सबने कहा यार ये एमी जो मदारी लाल है ये एमी लंबी लंबी फेंक रहा था।
तो फिर कहने लगा कि एक बंदे ने कहा कि जनाब ये दिखाने के दांत हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो लोगों ने कहा ये बस ऊपर ऊपर से अच्छा बन रहा है, ये तो जब आएगा तो फिर पता चलेगा। यानी कि वो लोगों के अंदर ना एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी को लेके ना एक एम्बिग्विटी जो थी वो क्रिएट हो गई। सबूत को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, अर्दली कौन होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, चपड़ासी यानी कि जो पियंस होते हैं, सब उसके बर्ताव से खुश थे। दिलजुई करने का इसमें एक ऐसा फितरी मादा है, दिलजुई करने का यानी कि दिल रखने का, इसमें यानी कि सबूत चंद्र में एक ऐसा फितरी मादा है कि मतलब वो नेचुरली उसके अंदर इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जो इससे एक बार मिलता है हमेशा के लिए गुरवीदा हो जाता है, यानी हमेशा के लिए उसका फ़ैन हो जाता है। सख्त कलिमा तो उसकी ज़ुबान पर आता ही नहीं, मगर उसकी ये सारी खूबियाँ मदारी लाल की आंखों में खटकती रहती हैं। मतलब उसको, मदारी लाल को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो इस कांटे को अपने पहलू से निकाल देने की तरकीबें सोचते रहते हैं। मतलब वो अपने उसको एक कांटा समझते हैं, कहते हैं कि ये किसी तरीके से ना मैं इसको यहाँ से सबूत चंद्र को यहाँ से भी निकलवा दूँ। अमले को बरंगेख्ता करना चाहा, यानी उनको वार्न करना चाहा, नाकामी हुई। मेंबरों को भड़काना चाहा, मत की खाई, ठीक है, मुंह की खाई मतलब कि नाकाम हुए। ठेकेदारों को उभारने की कोशिश की, यूं चिकनी चपड़ी बातें करते गोया उसके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन घात में लगे रहते, यानी कि टोह में लगे रहते कि कब मौका मिले और इसे नीचा दिखाऊं। यानी कि अब जो मदारी लाल है वो उसका जो हरामीपन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सबूत जहीन था, लायक था, मगर मर्दम शनास ना था। मर्दम शनास कि उसको इंसानों की पहचान नहीं थी। वो मदारी लाल को अब भी अपना रफ़ीक, अपना दोस्त और अपना शफीक यानी कि अपना एक अच्छा दोस्त समझता था। अब यहाँ से कहानी के अंदर आता है एक ट्विस्ट। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। वो किसी ज़रूरत से बाहर गए थे। उनकी मेज़ पर 5,000 के नोट पलंदों में बंधे हुए रखे हुए थे, यानी कि वो नोटों की जो जिस तरह हम लोग एक गड्डी बनाते हैं। तो बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसकी कीमत थी। ठेकेदार आज वसूली के लिए तलब किया गया था, यानी कि वो ठेकेदार को पैसे देने थे और वो टेबल पे पड़े थे। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से, यानी कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी से उन्होंने वो पैसे मंगवाए थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं ना उसमें आपको सारे पैसे फिर ट्रेजरी से मंगवाने पड़ते हैं। मदारी लाल ने बरामदे में निकल कर देखा, सबूत का कहीं पता न था। मदारी लाल की नीयत बरगुश्ता हो गई, यानी कि उसकी नीयत जो थी वो ख़राब हो गई। हसद में, वो हसद तो उसको पहले ही था, बदनीयती भी शामिल हो गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पलंदे उठाए। पतलून की, यानी कि जो पैंटलून होती है, वो जो जो दफ्तरों में जो अक्सर क्लर्कों वगैरह ने पहने हुए होते हैं कपड़े, तो उसने अपनी पतलून की यानी कि अपनी कमीज़ की दोनों जेबों में भरकर फ़ौरन कमरे से निकले और चपरासी से पूछा, सेक्रेटरी साहब कमरे में हैं या नहीं? तो चपरासी ने कहा, यानी कि पीएन ने कहा कि जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं। तो मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह फाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क फाइल लेकर चला गया और ज़रा देर में लौटकर बोला कि सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज़ पर रखा है। मदारी लाल कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। मतलब वो देखो ना कि उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लर्क ने कहा कि उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है? तो मदारी ने कहा, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब फरिश्ते हैं? कब किसी की नीयत बरगुश्ता होती है कोई नहीं कह सकता कि कब किसी की नीयत ख़राब हो जाए। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयतें बदलते हुए देखे। हम भी उस वक्त सभी शाह नज़र आते हैं, लेकिन मौका पाकर शायद ही कोई शार है कि वो कह रहे हैं कि हम तो बस ऊपर ऊपर से सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो फिर कोई भी अच्छा नहीं होता। ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है। आप जाकर उनके कमरे का दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। मतलब वो पैसे चोरी करके आ गया और अब वो ऊपर से क्या कर रहा है, वो कवर मार रहा है, कवर ड्राइव मार रहा है। क्लर्क चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। तो क्लर्क ने कहा, यार दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है, चपरासी तो बैठा हुआ है। तो मदारी लाल ने झंझला कर यानी तंग आकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। कहने लगे कि चपरासी बैठा हुआ है, चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उनका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक कागज़ लाख का है। उसने कहा, यार चपरासी भी पैसे उठा ले तो उसकी तो सिक्योरिटी सिर्फ 300 रुपये की है, तो अगर वो लाख रुपए का नुकसान करके चला जाए तो आप उसको क्या कर लेंगे? ये कहकर मदारी लाल उठे और दफ्तर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब ज़रा मौका मिला तो नोटों के पलंदे पतलून की जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज़ों के नीचे छुपा दिए। फिर आकर अपने काम में हमतन महव हो गए, यानी अपने काम में पूरी तरह जो है वो बिजी हो गए। सबूत चंद्र आधे घंटे में लौटा तो दरवाज़ा बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, ये दरवाज़ा किसने बंद किया साहब, क्या मुझे आने की इजाज़त नहीं है? तो मदारी लाल ने खड़े होकर वायजाना लहजे में कहा, यानी कि जो एक बड़े एक अदब के साथ कहा, जनाब गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागजात बिखरे पड़े रहते हैं।
न जाने किस वक्त किसी की नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो दरवाजे बंद करा दिए। सबूत दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाग गए और एक सिगार पीने लगे। मेज़ पर नोट रखे हुए थे, उसकी खबर ही ना थी। दफतन यानी कि अचानक ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सबूत कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना, यानी कि रिसीट लेकर आए हो ना? तो ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखता लाया हूँ कि जी मैं रसीद लेकर आया हूँ। सबूत, तो ये लो रुपए। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूँ, लकड़ी ख़राब इस्तेमाल की है और कोई चीज़ साफ़ नहीं। अगर ऐसा काम करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। ये कहकर सबूत ने मेज़ पर निगाह डाली तो नोटों का पलंदा न था। नो, पैसे तो वहां पर थे ही नहीं। तो उसने सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गया होगा। कुर्सी के करीब के कागजात उलट पलट डाले, मगर नोटों का पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी यहीं तो मैंने रख दिए थे, कहाँ जा सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में ज़रा ज़रा सी धड़कन होने लगी, थोड़ा परेशान भी होने लगी। सारी मेज़ के कागजात छान डाले, पलंदे का पता नहीं, यानी वो पैसे नहीं है। तब वो कुर्सी पर बैठकर आध घंटे के वाकयात और हरकत का तबसरा करने लगे कि मतलब आधे घंटे में वो जो पिछला जो आधा घंटा जिसमें वो दफ्तर छोड़ के गए थे ना, तो उसको ज़रा वो कि यार इस आधे घंटे में लास्ट टाइम में क्या हुआ है। तो चपड़ासी ने नोटों का पलंदा लाकर मुझे दिया, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज़ पर रख दिया, गिना तक नहीं। इतने में एक वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता हुआ ज़रा उस दरख्त के नीचे चला गया। तो वो अपने जहन के अंदर ना ये चीज़ें सोच रहे हैं, यहां तो पलंदा रखा हुआ था, खूब अच्छी तरह याद है, फिर नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ गए? शायद दफ्तर में किसी ने एहतियातन उठाकर रख दी। यही बात है, मैं नाहा कितना घबरा गया। फौरन दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से कुछ नोट तो कहीं नहीं रखवा दिए? तो मदारी लाल ने इस्तेजाब से यानी कि हैरत से पूछा, क्या आपकी मेज पर नोट थे? मुझे तो खबर नहीं। अभी मुंशी सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तो आपको कमरे में ना देखो। तो अब मदारी लाल जो है ना, वो दरकीकत तो जिस बंदे को उसने भेजा था ना फाइल देके, तो उस पर डालने के चक्कर में मैंने सुना कि आप किसी से बातें करते चले गए तो दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सबूत, अरे पूरे 5,000 के नोट हैं, अभी अभी चेक बनाया। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, गजब हो गया। आपने मेज पर देख लिया? कि वो उससे पूछ रहा है कि आपने मेज पर देखे हैं पैसे? सबूत, जनाब 15 मिनट से परेशान हूं। तो मदारी लाल ने कहा कि चपड़ासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? सबूत, आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे हवास दुरुस्त नहीं है। उसने कहा, यार मैं तो अभी टेंशन में चला गया हूँ, तो आप लोग ज़रा ढूंढने के किधर गए। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे में सरगर में तलाश हुआ, यानी कि सब मिलकर ढूंढने लग गए। मेज़, अलमारियां, संदूक सब देखे गए, मगर नोटों का पता नहीं। नोट गायब हो गए। अब इसमें शुबे की गुंजाइश ना थी, मतलब अब उसमें शक वाली कोई बात ही नहीं थी। सबूत ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी हैयत ही बदल गई, मतलब उनकी हालत ही बदल गई, जैसे मसख हो गए हो, जैसे ना कि बंदा कोई बहुत परेशानी में चला जाता है। मदारी लाल ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, यानी हमदर्दी वाले अंदाज से कहा, गजब हो गया, आज तक कभी ऐसा सानहा ना हुआ था। मुझे आज यहाँ 10 साल काम करते हो गए, कभी धेले की, यानी धेला क्या होता है कि मतलब एक पैसे की चीज भी गायब नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही दिन मुतनब्बे कर दिया था, यानी आपको मैंने तंबी कर दी थी, आगाह कर दिया था, वार्न कर दिया था कि यहां जरा होशियार रहिएगा, मगर शुद्धनी थी, ख्याल ही ना रहा। मतलब मगर शुद्धनी थी कि मतलब क्या, मतलब कि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और पलंदा लेकर गायब हो गया। चपड़ासी की खता यही है कि उसने उस आदमी को कमरे में जाने क्यों दिया। वो लाख कस्में खाए, चपड़ासी जो है वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं उसने कहा कि जी चपड़ासी जो है ना वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ मुंशी सोहन लाल एक फाइल लेकर आपके कमरे में गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर चले गए। तो सोहन लाल ने कहा, जी हाँ, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं जो मैंने अंदर कदम रखा। तो मदारी लाल ने कहा कि जी आप ना हक कसम खाते हैं, आपसे कौन पूछता है? तो सबूत के कान में जाके मदारी लाल कहता है कि बैंक में आपका कुछ रुपया हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिया जाए, वरना सख्त बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, इसके साथ खिफत यानी कि इसके साथ बेइज्जती क्यों उठानी पड़े? तो सबूत चंद्र ने दर्दनाक लहजे में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या गम था, समझ लेता जैसे 25 उड़ गए, वहां 50,000 भी उड़ गए। मगर मैं तो कलांच हूं, क्या मतलब कि मैं तो कलांच हूं, क्या मतलब मैं तो कंगला हूं कि मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है।
उसी रात को सबूत चंद्र ने खुदकुशी कर ली। मतलब वो ना टेंशन में, ही सुसाइड। ठीक है, इतने रुपयों का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल था, पर मौत के सिवा उन्हें अपनी खिफ़त, नदामत, बदगुमानी, जिल्लत को छुपाने की कोई आड़ न थी। यानी उसके पास अपनी उस इंसल्ट को ख़त्म करने का और कोई ज़रिया उसके पास नहीं था। अब ये पेज थोड़ा सा ब्लरी है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको ये पढ़ा दूँ। आपके पास वैसे किताबें होंगी तो आप अपनी किताबों पे भी देख सकते हैं। दूसरे दिन अलस सुबह, यानी कि सुबह सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी लाल को भी रात भर नींद ना आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी, हजूर बड़ा गजब हो गया। मतलब वो जो ना एक हिंदी स्टाइल में, बड़ा गजब हो गया, यानी कि बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी को ऐसा मालूम हुआ गोया उनके सर पर कोई बड़ा पत्थर टूट पड़ा। छुरी फेर ली? जी हाँ, अभी सवेरे मालूम हुआ, पुलिस के आदमी जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना होने वाला है, बहुत से लोग जमा हैं। जब अच्छा, सब बड़े बड़े अफसर हैं, लाश की तरफ देखे नहीं बनता बाबूजी। कैसा भला मानस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे थे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर उसके पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आंखें रुमाल से ना पूछ रहा हो। अभी आए हुए कितने ही दिन हुए, पर सबसे कैसा मेलजोल हो गया था। रुपए की उन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। तो मतलब वो जो जो दूसरा जिस बंदे ने आके बताया है, तो वो दर हकीकत सबूत चंद्र के मतलब ये बातें कर रहा है। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर, यानी दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है वो पकड़कर अपने आप को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी। अच्छा, क्या लड़के बतलाए तुमने? मतलब उसने वो कह रहे कि कितने लड़के तुमने बताए हैं, कि उसके कितने लड़के हैं? तो वो आगे से कहते हैं कि हजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। तो वो कहते हैं लड़की सयानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज उठी हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। वो उससे पूछता है, मदारी लाल उससे पूछता है कि नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी? तो वो आगे से कहते हैं जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि दरगाह जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, मगर शायद आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब लिख गए हैं कि मेरा शक किसी पर नहीं है, नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता, यानी सारा दफ्तर फंस जाता। तो वो उससे पूछता है कि क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? तो वो आगे से जवाब देता है कि हाँ साहब, मालूम होता है छुरी मारते वक्त, यानी छुरी मारते वक्त उन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। कलेक्टर कौन होता है? जो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है। तो वो आगे से पूछता है कि इस चिट्ठी में मेरा जिक्र भी है, तुम्हें यह क्या मालूम होगा? हजूर अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है, यानी कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। तो मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू के 2 बड़े कतरे टपक पड़े। मैं और वो एक साथ के पड़े हैं नंदू, आज 8-10 साल तक साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, बस इसी तरह थे जैसे 2 सगे भाई हूं। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, ये तुम्हें क्या मालूम होगा? मतलब अब साथ ही वो क्या कर रहे हैं, अपनी साइड बदल रहे हैं। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। तो वो पूछता है कि कफन का इंतजाम हो गया है? मतलब उनके दरमियान एक बातचीत चल रही है। नहीं साहब, कहा ना कि अभी लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा। लाश का यानी कि लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा, मगर आप जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी आता हो। हमारे दफ्तर के सभी लोग आ गए होंगे? तो जी हाँ, कई आदमी आ गए हैं, वही जो इस मोहल्ले में रहते थे। उनसे पुलिस वालों ने मेरी बाबत तो कोई सवाल नहीं किया, यानी मेरे बारे में तो कोई सवाल नहीं किया। अब उसको अपनी पड़ी हुई है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सबूत चंद्र के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन जमा थे। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि सब के सब उनकी तरफ बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें फौरन बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान लिख चुका हूं। तो मदारी लाल ने इतनी होशियारी से अपना बयान दिया कि पुलिस के इंस्पेक्टर पुलिस भी अपनी कानूनी नुक्तादानी का मोतरफ हो गया, कि जो इंस्पेक्टर था वो भी उसकी जो कानूनी नुक्तादानी थी उसका मोतरफ। उसने कहा यार आपने बहुत अच्छा बयान दिया। सारे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा ना था जो उनके खिलाफ पड़े। यकायक यानी अचानक मरहूम के दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं।
दोनों मदारी लाल से मानूस थे, यानी वो उसको जानते थे। मदारी को सबूत चंद्र की बीवी से कभी बातचीत का इत्तेफाक ना हुआ था। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा, यानी वो टेंशन में चला गया। कहीं इसका मुझ पर शुबा ना हो, कहीं सबूत ने मेरी निस्बत शक जाहिर नहीं किया। कुछ झिझके, कुछ डरे। अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नालाए दिल खराश, नाला बोलते हैं शिकायत को, फरियाद को, आवाज को, नाला दिल खराश यानी कि दिल चीर देने वाली आवाज। तो बेवा का यानी कि वो जो उसकी विडो थी सबूत चंद्र की, उसका नाला दिल खराश सुनाई दिया। उन्हें देखते ही बेकस बेवा के नाला दर्द का कोई दूसरा सौता खुल गया, कि मतलब जैसे ही उस औरत ने मदारी लाल को देखा तो उसकी जो तकलीफ दे आवाज थी, उसका एक दूसरा झरना खुल गया, यानी कि उसकी आवाज में और ज्यादा तकलीफ जो थी वो जाहिर हो गई। लड़की ने आकर उन्हें प्रणाम किया, यानी कि सलाम किया, और उनके लिए एक कुर्सी रखकर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की नजरों में ऐसी बेकसाना, बेकस होता है जो बिल्कुल जो कमजोर आदमी होता है, तो उनकी नजरों में ऐसी बेकसाना इल्तजा भरी हुई मालूम हुई कि वो उनके सामने देख ना सके। मतलब वो इतनी ऐसी हालत में थे ना, ऐसी बेमददगार, बेजारो मददगार हालत में थे कि यानी कि इतने वो हेल्पलेस थे कि उनकी तरफ वो देख भी ना सका। उनका नफ्स उन्हें नफरीन करने लगा, कि मतलब उसके दिल में ना अपने आप को लेकर नफरत आना शुरू हो गई। जिन गरीबों को उन पर इतना इतमाद, इतना भरोसा, इतनी अकीदत, इतनी यगानगत यानी कि इतनी अपनायत है, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेर दी। गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि नुकसान करना। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा खानदान खाक में मिल गया। इन गरीबों का अब क्या हशर होगा। लड़की की शादी करनी है, कौन करेगा। बच्चों की तालीम और तरबियत का बार, यानी बच्चों की तालीम और तरबियत का वजन, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मदारी लाल खुद अपनी नज़रों में इतने जलील हो गए, उनके दिल ने खुद इतना धुतकारा कि उनकी जुबान से तशफ़ी का एक लफ्ज़ ना निकला। तशफ़ी का यानी कि तसल्ली का। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि गोया उनके चेहरे पर कोई स्याह और बदनुमा दाग लगा हुआ है, गोया उनका कद छोटा हो गया। वो सबूत चंद्र को सिर्फ परेशान करना चाहते थे, उसका यह अंजाम होगा, शायद इसका गुमान भी नहीं था। मजरूह, मजरूह का मतलब होता है बहुत परेशान। मजरूह बेवा ने सिसकते हुए यानी कि रोते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वो मुजदाड़ में, मुजदाड़ क्या होता है कि एक तूफान, जो समंदरी तूफान होता है, यानी कि यहाँ पर मुजदाड़ का लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या है। मुजदाड़ का मतलब है एक बड़ी परेशानी, कि वो हम लोगों को मुजदाड़ में छोड़ गए। अब मुझे मालूम होता कि दिल में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके कदमों पर रखते थे। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि बयान नहीं कर सकते। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कोई इनके दिल पर निश्तर चला रहा है। निश्तर छुरी को बोलते हैं। उनके हल्क में यानी कि उनके गले में कोई वजनी चीज फंसी हुई मालूम होती थी। बेवा ने कहा, रात सोए तो खूब हंस रहे थे, साबे के दस्तूर यानी कि अपने पुराने मामूल के मुताबिक दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर तक हारमोनियम बजाया। कोई ऐसी बात ना थी जिससे किसी किस्म का शुबा होता। मुझे मुतफक्किर यानी कि मुझे परेशान देखकर, फिक्रमंद देखकर बोले, तुम नाहक घबराती हो, कि तुम बिला वजह घबराती हो। मदारी लाल से पुरानी मुलाकात है, आखिर वो किस दिन काम आएगा। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस शहर में उनकी खासी इज्जत है, रुपयों का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब उनका इरादा पलटा। मैं नसीबों जली ऐसी सोई कि मैं बदनसीब ऐसी जोई कि रात को सुनकी तक नहीं, सुनकी तक नहीं कि मतलब मैंने रात को जो है ना वो मतलब मैं ऐसी सोई कि मैंने जैसे ना कि मैं बिल्कुल अब मैंने करवट ही नहीं बदली। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा मकान तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, पुरजोश अश्क ना रोक सके। मतलब वो बंदा गिल्ट में वो चला गया ना। पेवा ने आंखें पूंछ कर कहा, बाबूजी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस बदमाश का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सत्यानाश किया, कि हमें हमारी ये हालत की। दफ्तर ही के किसी आदमी की हरकत है। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर शुबा नहीं है, यानी किसी पर शक नहीं है। आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करती हूँ कि उस बदमाश को बच कर जाने न दीजिएगा। पुलिस वाले शायद रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका ये हौसला ना होगा। हमारे सर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की ये दरगत होनी ही लिखी थी, यानी कि लाश की ये बेइज्जती होनी ही लिखी थी। मदारी लाल के सर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर
लाश का मुआयना ख़त्म हुआ, जनाजा नदी की तरफ चला, सारा दफ्तर, सारे हुकाम और हज़ारों आदमी साथ थे। चिता, अब चिता क्या होता है, क्योंकि वो हिंदू था ना, तो हिंदुओं का ये होता है कि फिर वो मुर्दे को जलाते हैं, तो वो जो मुर्दे को जलाने की रस्म होती है उसको चिता कहा जाता है। चिता के मरासिम यानी कि चिता की जो रस्म थी, लड़कों के हाथों अदा होने चाहिए थे, मगर लड़के नाबालिग थे। बेवा चलने को तैयार ही हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी ये फ़र्ज़ मुझे अदा करने दो, तुम करिया पर बैठ जाओगी, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ इद्दत होती है ना, तो वो कह रहा है कि तुम करिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सबूत मेरे भाई थे, ज़िंदगी में मैं उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका, अब ज़िंदगी के बाद मुझे अपना दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा करने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। बेवा ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा वफा परवर दिल दिया है, कि बहुत आपको वफादार दिल दिया है। बाबूजी 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 नहीं तो मरने पर कौन पूछता है। दफ्तर के आदमी जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठों को भी ना आए, ठीक है, झूठों को भी ना आए, कि मतलब झूठों को, कि मतलब झूठ मूठ के ही आ जाते, कि ज़रा दिल को ढारस होती, कि ज़रा दिल को तसल्ली होती। मदारी लाल ने वाह करिया की, ठीक है, वाह करिया क्या होता है, ये दर हकीकत जो है ना वो जो वहाँ पे वो जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि हम दफन करते हैं तो उसके बाद जो है ना वो मौलवी साहब दुआ वगैरह करवाते हैं, तो उनका ये होता है कि वो करिया कर्म करते होते हैं। तो उसने करिया की, 13 दिन तक संस्कार करते रहे, यानी कि संस्कार करना के मतलब वो जिस तरह हमारे यहाँ दुआ वगैरह होती है। 13वें दिन पंडवान हुआ। तो पंडवान क्या होता है, जिस तरह हमारे यहाँ रस्म कुल होती है, तो हिंदुओं का पंडवान होता है, लोग सारे इकट्ठे होते हैं। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भोजन करना मतलब कि उन्होंने खाना तकसीम किया। फ़कीरों को गल्ला तकसीम किया गया। करीबी अहबाब की दावत हुई और सभी अखराजात मदारी लाल ने अदा किए। बेवा ने हरचंद मतलब कि उसने पूरा इसरार किया, पूरी ज़िद की कि आपने जितना किया इतना ही बहुत है, अब मैं आपको और ज़्यादा ज़ेरे बार यानी कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती, दोस्ती का हक आपसे ज़्यादा कोई और क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में लोग उनकी तारीफ़ करने लगे कि दोस्त हो तो ऐसा हो। 16वें दिन बीवी ने मदारी लाल से कहा, भैया आपने हमारे साथ जो सलूक और एहसान किए, उनसे हम मरते दम तक सुबक दोष नहीं हो सकते, कि हम उनसे उनका एहसान का बदला नहीं चुका सकते। आपने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता तो नहीं मालूम हमारी क्या गत होती, हमारी मतलब क्या हालत होती, कि हमारी क्या बेइज्जती होती। इसी तरह कभी कभी याद कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए कि घर जाएं, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी, किसी न किसी तरह ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। तो मदारी लाल ने कहा कि घर पर कितनी जायदाद है। बेवा ने कहा कि जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे। अब एक बीघा क्या होता है, बीघा दर हकीकत अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो 20 मरले की एक कनाल होती है। 20 मरले की क्या होती है, एक कनाल होती है। मरला शायद आपको पता होगा, 5 मरले का 10 मरले का मकान होता है। 20 मरले की एक कनाल होती है, 8 मरले का 1 एकड़ होता है और 1 एकड़ के अंदर 2 बीघे होते हैं। यानी अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो 4 कनाल का 1 बीघा बनता है। तो उसने कहा कि 10-12 बीघे काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत ही ना आई। तो मदारी ने कहा कि कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है। तो बेवा ने कहा कि जमा तो एक पाई भी नहीं है भाई भैया जी, उनके हाथ में रुपया रहने ही ना पाता था, बस वही खेती बाड़ी है। तो मदारी ने कहा कि तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए, यानी कि लगान क्या होता है कि जो खर्चा उसके ऊपर होता है, कि वो खर्चा भी अदा हो जाए और तुम लोगों की बसर औकात भी हो, कि तुम लोगों का उससे गुजारा भी हो। तो बेवा ने कहा कि और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह ज़िंदगी तो काटना ही है, बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। तो मदारी ने कहा कि और अभी लड़की की शादी भी करनी है। तो बेवा कहती है कि लड़की की शादी की अब कोई फिक्र नहीं है, काश्तकारों में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए शादी कर लेंगे। तो मदारी ने ज़रा देर खामोश रहकर कहा, अगर मैं सलाह दूं, यानी कि अगर मैं मशवरा दूं तो आप मानेगी। तो बेवा कहने लगी कि भैया जी आपकी सलाह ना मानेंगे, कि आपका मशवरा ना मानेंगे तो किसकी सलाह मानेंगे, दूसरा और है ही कौन। तो मदारी ने कहा, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए, जैसे मेरे बाल बच्चे खाएं रहेंगे वैसे आपके बाल बच्चे भी रहेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ ना होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, आप चाहें तो मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा आपको दे दूंगा, वरना एक साथ ही रहेंगे। ईश्वर ने चाहा यानी खुदा ने चाहा तो लड़की की शादी भी किसी शरीफ खानदान में हो जाएगी। बेवा ने आंखों में एहसान और तशक्कुर के यानी शुक्र के आंसू भरते हुए कहा, मगर बाबूजी सोचिए। मदारी ने बात काट कर कहा, मैं ना कुछ सोचूंगा और ना कोई उज़र यानी ना कोई बहाना मानूंगा, आपको ये मेरी ये दरख्वास्त कबूल करनी पड़ेगी।
मैं आज 10 दिन से इसी मसले पर गौर कर रहा था और इस तजवीज़ के सिवा और कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आती। उफ, दो भाइयों के ख़ानदान क्या एक साथ नहीं रहते? सबूत को मैं अपना भाई समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। बेबा का कोई उज़र ना सुना गया, यानी कोई उसका बहाना ना सुना गया। उसी दिन मदारी लाल सारे ख़ानदान को अपने घर ले गए और आज 10 साल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। लड़की की शादी एक बहुत मुमताज़ यानी कि एक नेक मशहूर ख़ानदान में हो गई। दोनों बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं और उनकी माँ मदारी लाल के घर की मालकिन है। मदारी लाल और उनकी बीवी दिलो जान से उनकी खिदमत करते हैं और उसी की मर्ज़ी को मुकद्दम समझते हैं, यानी कि सबसे पहले समझते हैं। मदारी लाल ने अपने गुनाह को खिदमत के पर्दे में छुपा लिया है। अब ये जो इसका टाइटल है वो क्या है? कफ़ारा। कफ़ारा क्या होता है? कफ़ारे को अंग्रेजी के अंदर अटॉनमेंट बोलते होते हैं, यानी कि जब आप कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह को फिक्स करने के लिए, टू डू इट राइट, टू डू योर रॉन्ग्स राइट, आप जो एक्शन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कफ़ारा कहा जाता है। जिस तरह से हम रोज़ा टूट जाए तो कफ़ारा होता है या कसम का कफ़ारा होता है। तो दर हकीकत उससे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती थी और उसकी उस गलती की वजह से मदारी लाल की गलती की वजह से, यानी उसकी जेलसी की वजह से, उसकी एनवी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन फिर उसने अपनी उस गलती को ठीक करने की भी मुकम्मल तौर पर कोशिश की। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए? मेरी ज़ाती राय ये है कि इंसान के अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए। इंसान को अपनी बाज़ दफ़ा आपकी जेलसी की वजह से किसी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आप उसका फिर जितना मर्ज़ी उसको फ़िक्स करने की कोशिश करें तो मेरे ख़्याल में वो चीज़ें उस तरीके से फ़िक्स नहीं होती। तो बहरहाल इसमें इंसान को ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाने की कोशिश की है मुसन्निफ़ ने। तो चलें जी, इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रामर के अंदर क्या है। ग्रामर के अंदर हमारे पास तज़कीर व तानीस है। तो तज़कीर व तानीस का तसव्वुर आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था और अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया होगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन अल्फाज के जुमले इस तरह से बनाएं कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तो धुन होती है, दही होता है, कमीज़ होती है, कीचड़ होता है, धोखा होता है, कतार होती है, कान होता है, कफ होता है, तार होता है। ठीक है, तो मैंने आपको मुज़क्कर मुअन्नस बता दिए, आप इनके जुमले जो हैं वो खुद बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से इसम, फ़ेल और हर्फ के तसव्वुर के हवाले से भी आपने 9th में पढ़ा है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें हाईलाइट करते हैं, चूँकि इसमें हर्फ है। इसी तरीके से इसलिए ये भी हर्फ है, ठीक है, हर्फ इल्लत है। अच्छा, इसी तरीके से किसी की चुगली, चुगली यहाँ पर इसम है, असलम भी इसम है। आप क्या कर रहे हैं, तो कर यहाँ पर क्या है? फ़ेल है। मेहनत करोगे तो करो भी इसमें क्या है? फ़ेल है। मैंने आपको रैंडमली बीच में से 2-4 जो वो करके दिखा दी। हुरूफ तासुफ़ क्या होते हैं? जो गम या अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं, हुरूफ तासुफ़ कहलाते हैं। हुरूफ तंबीह जो किसी को खबरदार करने या डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ तहसीन क्या होते हैं? किसी की तारीफ़ या खुशी के लिए बोले जाते हैं। हुरूफ नफरीन नफ़रत या मुलामत के इज़हार के लिए। हुरूफ इस्तेजाब ताज्जुब या हैरानी के मौका पर। हुरूफ कसम जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे बखुदा, वल्लाह। हुरूफ ताहनियत किसी खुशी या कामयाबी के मौके पर बोले जाते हैं। और हुरूफ तमन्ना होते हैं जो किसी आरजू या ख्वाहिश के मौके पर बोले जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जी मुंदरज झैल जुमलों में आने वाले हरूफ की निशानदेही करें। तो अफसोस ये हरूफ तासुफ़ है, हैफ ये भी हरूफ तासुफ़ है, शाबाश बच्चों ये हरूफ ताहनीयत है, ठीक है, और ओहो ये भी हरूफ तासुफ़ है, बाखुदा हरूफ कसम है, ए काश हरूफ तमन्ना है। तो जनाब हमारे 3 चैप्टर्स जो थे वो मुकम्मल हो गए। अगले सबक में हम लोग चुगलखोर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मज़े की कहानी है। और अगर आप डिटेल के साथ सारे लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए हैं, आप चाहते हैं कि आप टेस्ट दे लें, सारी ग्रामर आप एक डिटेल में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें कंपाइल्ड मिल जाएं, तो उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, सारी ग्रामर भी पढ़ाते हैं और एक डिटेल के साथ सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी होती है। तो उसके लिए आप हमारी अकेडमी की लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने सोशल सर्कल के अंदर भी लोगों को बताएं इंग्लिश कीज़ अकेडमी के मुतालिक कि यहाँ पर जो है वो सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, कितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बी द एम्बेसडर्स ऑफ इंग्लिश कीज़ अकेडमी एंड कन्वे द वर्ड टू अदर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।